हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एडुका। तो आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज। हम लोग ऑलरेडी 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर 15 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा और इसका एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन इन्विचार्ज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली हम लोगों को पूछ रहा है कि कितने टाइप का इमरजेंसी प्रोविजन होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि 3 टाइप का होता है, 1, 2 एंड 3। पहला तो है नेशनल इमरजेंसी, अनदर है जो कि हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिडेंट्स रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि हम लोगों अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लागू हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 3। तो इस बार देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जो कि आर्टिकल 352 है वो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, और उसमें बोला गया है कि अगर वार होता है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है और या फिर आर्म रिबेलियन होता है, या मतलब कि जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि या फिर युद्ध हो जाए इंडिया और पाकिस्तान में, तब उस केस में क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी होगा। इसके पहले इंटरनल डिस्टर्बेंसेस करके भी एक होता था, लेकिन अब वो नहीं है। An emergency due to the failure of the constitutional machinery in the states called constitutional emergency। तो अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो मशीनरी में अगर कुछ मतलब हम फेल हो गए वो सब चलाने में, तो जो इमरजेंसी बोला जाएगा उसको बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। द थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, आप बोल सकती हो जब हमारा स्टेट इमरजेंसी लागू होता है या फिर जब हमारा, इसको बोलते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल। तो अगर स्टेट का जो सरकार है, स्टेट का जो गवर्नमेंट है, उसको अगर मेजोरिटी नहीं मिलता है, मेजोरिटी नहीं मिलने का मतलब ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उनको उन लोगों ने अचीव करने में फेल हो गया। इसीलिए उन पे जो स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है। तो बेसिकली जो ऑप्शन नंबर 2 है, बेसिकली ये स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों को पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड। मैंने अभी बोला कि नेवर, अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोगों यहाँ लागू नहीं हुआ। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र किया गया है, और ये जो है एम्पावर्स प्रेसिडेंट्स, बेसिकली प्रेसिडेंट ही लगाएगा। ही कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन इज अराइज। तो मेनली ही डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which one of the following is the time limit for the ratification of an emergency period by the parliament? यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कितना दिन, 14 days, 1 month या फिर 3 month, 6 months। Which one of the following is the time limit? टाइम लिमिट कितना होता है रेटिफाई करने के लिए कोई भी जो भी इमरजेंसी प्रोविजन है। इसका जो आंसर है वो है 1 month, 1 month, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर कितना साल का होता है। तो इसका आंसर है जो कि है ऑप्शन नंबर सी, 6 years होता है। या फिर अगर जो भी मतलब अगर उनका जो एज है 62 एज में अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, तो क्या होगा कि पहले क्या आएगा, पहले तो 65 हो जाएगा, 62 से 65 चलने में 3 साल होगा। तो ये 3 साल ही रह पाएंगे क्योंकि 65 एज लिमिट है। अगर उनका जो अभी यहाँ पे हम लोग अगर 6 years काउंट करेंगे तो इनका साल 68 years इनका एज हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। तो इनके इन केस ऑफ दिस मैन 62 years, तो ये सिर्फ 3 साल के लिए ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। तो अगर कोई है सपोज 60 years का या फिर 59 years का, तो वो 6 साल तक कर सकता है क्योंकि उनका एज तब 65 years होगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज ए टेन्योर ऑफ 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 20, द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम सिंपली बोलते हैं कैग, ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। कैसे क्रिएट किया गया था कैग का? थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक्ट पास किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, थ्रू ए कैबिनेट रिजोल्यूशन लिया हुआ है, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कैग का जो मतलब कैग के बारे में जहाँ पे लिखा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसके लिए स्पेशल एक आर्टिकल है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा आर्टिकल है। द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द जनरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर मतलब लाया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास, कब पास किया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट इन अगस्त 1935।
द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम कैग बोलते हैं, ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम, कैसे रिमूव होता है वो? इसका जो आंसर है, ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो आर्टिकल 148 है, ये मेनली कैग का अपॉइंटमेंट, ओथ एंड कंडीशन के बारे में बोलता है कि कैसे एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करा जाएगा, कैसे, कौन उनका ओथ कैसे लेगा, कंडीशन क्या क्या होगा कैग बनने के लिए। 148 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए कैग। तो मैंने जो पहले क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर तो यही है कि कैग का आर्टिकल कितना होगा, 148। जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, विल बी अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन ए मैनर एंड द ग्राउंड्स लाइक जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। तो मेनली देखिए, अगर जांच के लिए जो भी प्रोविजन है रिमूवल के रिगार्डिंग, वो भी सेम लागू होता है कैग के ऊपर। आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टर्म्स एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? मेनली कितना साल के लिए वो रहेंगे? इसका जो आंसर है वो है सी, सेम 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, जो भी नज़दीक होगा। 148 आर्टिकल, द कैग ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस 6 इयर्स या फिर 65 ऑफ इयर्स। द कैग ऑफ इंडिया, जो भी रेजिग्नेशन, अगर वो रिजाइन करना चाहें तो प्रेसिडेंट को कर सकते हैं। द फर्स्ट कैग कौन था? वी नाराहरी राव, और वर्तमान अभी जो एट प्रेजेंट कौन है? GC मुर्मू। हु इज द हाइस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? सिविल सर्वेंट हाइस्ट, अगर हम पूछे कि जो भी सिविल सर्वेंट है, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो, उसका हाइस्ट सिविल सर्वेंट कौन है यूनियन गवर्नमेंट में? और वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी, द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल एंड सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कैबिनेट सेक्रेटरिएट इज अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। Who among the following holds his office at pleasure of the president? कौन प्रेसिडेंट की इच्छा अनुसार अपना ऑफिस, मतलब ऑफिस चलाता है? इसका आंसर कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल, और जो अटॉर्नी जनरल है बेसिकली ये यूनियन के लिए केस लड़ेगा, यूनियन का ये लीगल जो है, लीगल एडवाइजर है। हु एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स? ये पहले मैंने अभी डिस्कस किया है, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मेनली सुप्रीम कोर्ट का जज होने के अगर कोई लायक है तो ही वो अटॉर्नी जनरल हो सकता है। उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। It shall be the duty of the Attorney General to give advice to the government of India who is upon legal matters. तो बेसिकली वो एडवाइस करते हैं on legal matters to the government of India. The term of office of a राज्यसभा member. तो देखिए, राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा are two parts of the parliament. एक्चुअली पार्लियामेंट का जो पार्ट है, वो तीसरा पार्ट है, वो है प्रेसिडेंट। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, वो हम जानते हैं। ये है लोकसभा एक टेम्पोरी है क्योंकि ये हर 5 साल में ये क्या होता है? डिसॉल्व होता है। तो क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट है, लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर है वो टेम्पोरी है। उनके लिए, जो भी राज्यसभा का मेंबर्स होगा, उनके लिए एक टाइम बाउंड्री है। वो क्या है, वही पूछ रहा है। ये है 6 इयर्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं राज्यसभा को, या फिर अपर हाउस भी बोलते हैं। राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व, मैंने अभी बोला। और जो राज्यसभा तो डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जो मेंबर है वो 6 साल या फिर 6 इयर्स होता है। नेक्स्ट, अभी ये भी एक बात है कि राज्यसभा का जो मेंबर्स है, उन लोगों का ये परमानेंट बॉडी इसीलिए है क्योंकि उन लोगों का जो इलेक्शन होता है वो हर 1/3 करके होता है। ठीक है। हु इज द नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द डिबेट ऑफ लोकसभा? पूछ रहा है कि लोकसभा का ऐसा कौन है जो कि लोकसभा मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकता है, और वो है ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल। दिस इज ए स्पेशल फीचर ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन लोकसभा बट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ लोकसभा। The Vice President of India is the ex officio chairman of Rajya Sabha, but he cannot participate in the debate of Lok Sabha. तो ये भी देख लो कि Vice President of India is a ex officio chairman of Rajya Sabha, वो तो हमें पता ही है। देखिए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का मेनली काम होता है कि राज्यसभा को चलाना, क्योंकि वो चेयरमैन होते हैं।
बट ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिबेट ऑफ लोकसभा। लोकसभा के डिबेट में वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसका पूरा उल्टा है, ये मेंबर नहीं है और पार्टिसिपेट कर सकता है। ये राज्यसभा का मेंबर है लेकिन लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, इन व्हिच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो है राज्यसभा। तो बेसिकली राज्यसभा का जो जिसको हम बोलते हैं कि अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो होता है कि द हाउसेस जो चेयरमैन होता है वो है वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो मेंबर नहीं होता हाउस का, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। इंडियन पार्लियामेंट कौन कौन होता है? अभी मैंने बोला कि प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस या फिर और क्या बोलते हैं, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन। मनी बिल एक ऐसा बिल है जो मनी बिल के रिगार्डिंग अगर कोई बिल आएगा और वो मनी बिल होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये स्पेशल फीचर है लोकसभा का। अगर लोकसभा का पावर्स एंड राज्यसभा का पावर्स देखें तो लोकसभा का किसी किसी चीज़ में हायर होता है, स्पेशली इन केस ऑफ मनी बिल। तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मनी बिल। तो मनी बिल का आर्टिकल होता है 110, ए बिल डीलिंग विद द इम्पोजिशन, एबोलिशन ऑफ रिमिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। बेसिकली पैसे के रिगार्डिंग जो भी आएगा वही है। बोरोइंग पावर ऑफ द स्टेट मैटर्स रिलेटिंग टू द कंसोलिडेटेड फंड। तो वही है, मनी के रिगार्डिंग जो है मनी बिल होता है। ये मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। और जो एक बिल मनी बिल है कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करेंगे कि वो बिल मनी बिल है कि कोई और बिल है। द स्पीकर हैज द पावर टू सर्टिफाई ए मनी बिल, वही मैंने अभी बोला। तो ये है अनदर 15 क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे भी हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड नाइट एंड टेक केयर।